हेलो, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूं। अपने बेकाबू शिव सैनिकों को काबू में करो ठाकरे। यह मत भूलो कि मुंबई और महाराष्ट्र हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, वरना मैं बता दूंगा कि सरकारी कानून का राज कैसे चलता है। मैं जो सड़क पर बोलता हूं वह संसद में भी बोलता हूं, इसलिए आप थोड़ा गंभीर और संयम के साथ काम लो। बेवजह उत्तर भारतीयों को अपने राजनीतिक हिंसा का शिकार मत बनाओ। आज शाम तक मुंबई और महाराष्ट्र में यह राजनीतिक हिंसा बंद हो जानी चाहिए। और यह भी ध्यान रखिएगा कि देशवासियों की जान बचाने के लिए मुझे राज्य सरकार के कंधों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बोलते ही फोन काट देता है। यह वह शख्सियत जो कभी डरता नहीं था। और यह घटना 1991 की है, जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे और भाषाई और क्षेत्रवाद के आधार पर मुंबई और महाराष्ट्र से बिहारी और यूपी वाले को भगाया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, उनकी जानें ली जा रही थी। वैसे में यह बात चंद्रशेखर तक पहुंचा। चंद्रशेखर ने सीधा बाल ठाकरे को फोन लगाया और धमकाया। और ऐसी हिम्मत और क्षमता सभी में नहीं हो सकती, क्योंकि चंद्रशेखर बेबाक बोलने के लिए जाने जाते थे। इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री इनके सहम जाती थी इनकी बातों से। छरहारा बदन, लेकिन चेहरे पे रुआब, युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे। और ये पहले व्यक्ति थे या पहले प्रधानमंत्री थे भारत के कि जिन्होंने सीधा संसद से प्रधानमंत्री का सफर तय किया। लगभग 40 वर्षों से अधिक का राजनीतिक जीवन रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के सिवा कोई पद, सरकारी पद उन्होंने नहीं लिया था। न कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा और न ही किसी दूसरे प्रधानमंत्री के साथ मंत्री के रूप में कार्य किया। 10 नवंबर 1990 को सीधा प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि इनका कार्यकाल छोटा था, उस समय देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन जितना दिन का कार्यकाल रहा सराहनीय रहा। चलिए हम विस्तृत रूप से देखते हैं। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे और भारतीय राजनीति में एक अलग अपनी पहचान रखते थे। 1927 में जन्मे और 2007 80 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की। जननायक के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनकी जो समाधि है वह दिल्ली के राजघाट के बगल में जननायक स्थल है, इसलिए उनको हम जननायक भी कहते हैं। और युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे, इसलिए मैंने जननायक, युवा तुर्क इनका नाम दिया है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उससे पहले कभी भी सरकारी पद नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री काल में देश की अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से इनको सोना गिरवी रखना पड़ा, जिसके कारण ये आलोचना के शिकार भी हुए थे। और ये एक पार्टी से नहीं, लगभग अब देखिए तो 1962 से लेकर के लगभग 2004 तक की ये लोकसभा, राज्यसभा में रहे। केवल 1984 को छोड़ दे, 1984 का चुनाव ये हार गए थे। तो संबंधित पार्टियों की अगर बात करें तो इनकी जो अपनी पार्टी थी वह समाजवादी जनता पार्टी थी। समाजवादी
जनता पार्टी। इसका गठन 1990 में हुआ था और 2007 तक उनकी पार्टी रही। लेकिन उसके पहले की अगर बात करें तो 1964 से पहले ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। फिर 1964 से लेकर 1975 कांग्रेस में भी रहे। 1964 से लेकर के 1975 तक ये कांग्रेस के रहे। लेकिन 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई, उस आपातकाल में ये कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया। अर्थात आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी को जिम्मेवार ठहराया। तो ऐसे सिचुएशन में इनको भी आपातकाल में गिरफ्तार होना पड़ा और इन्हें गिरफ्तार करके पटियाला जेल में भेज दिया गया था। पटियाला जेल। तो जब इमरजेंसी खत्म हुई 1977 में, तो फिर ये पार्टी से निकलते हैं और जनता पार्टी के साथ ये शामिल होते हैं। 77 से लेकर 88 तक जनता पार्टी। 1977 से लेकर 1988 जनता पार्टी में। जनता पार्टी को पता है कि छोटे छोटे दल को मिलाकर जनता पार्टी बना था और 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के रूप में। और यह भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार, पहली गैर कांग्रेसी सरकार। हालांकि यह भी सरकार 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चला। लेकिन इस समय अगर चाहते चंद्रशेखर तो ये खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि इनका जो कद था ये प्रधानमंत्री से ऊपर का कद इनका हो चुका था इस राजनीति में। लेकिन इन्होंने मोरारजी देसाई को सपोर्ट किया। फिर 88 तक पार्टी रही। 88 के बाद में ये जनता दल में शामिल हो गए। हालांकि जनता दल में ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहे और 1990 में इन्होंने खुद की पार्टी बनाई थी, समाजवादी जनता पार्टी। और उसी समाजवादी जनता पार्टी जो कम बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक भी बजट यानी पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाई थी। तो इनका संबंध अगर देखें हम तो खुद की पार्टी समाजवादी जनता पार्टी, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इंडिपेंडेंस भी रहे। लगभग 2 वर्ष से इंडिपेंडेंट करने का मतलब है कि जब कांग्रेस से निकाले गए, इनको जेल भेज दिया गया, तो इंडिपेंडेंट रहे। हालांकि जितने दिन इंडिपेंडेंट रहे ये लगभग जेल में रहे, 75 से 77। फिर जनता पार्टी और जनता दल। और इनकी जो खासियत थी, इनकी जो शख्सियत थी, वो औरों की कतार से अलग खड़ा करती थी। ये कांग्रेस में रह करके भी इनका एक अलग गुट हुआ करता था, जिस गुट में संजय गांधी हुआ करते थे, सत्येंद्र नारायण सिंह हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा, रामधन हुआ करते थे, मोहन धारिया हुआ करते थे। ये लोग कांग्रेस के युवा थे और युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि निहित स्वार्थों के खिलाफ, निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई में अपने दृढ़ इच्छा, विश्वास और साहस के लिए इन्हें युवा तुर्क कहा जाता था। कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मोरल गिराकर किसी पार्टी में नहीं रहे। 1983 इन्होंने पद यात्रा किया। 1983 में कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक की पद यात्रा की इन्होंने। लगभग 4200 किलोमीटर की पद यात्रा थी। 4200 किलोमीटर की पद यात्रा इन्होंने की। हालांकि अगली जो चुनाव हुई थी 1984 की, उस चुनाव में ये हार गए थे। 1984 के चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जिस चौधरी जी से ये हारे थे, वे चौधरी जी कई बार इनसे हार चुके थे। लेकिन 1984 जो था सिंपैथी वोट थी, इंदिरा गांधी की उस समय हत्या हुई थी और उसके बाद चुनाव हुआ था।
इसलिए सिंपैथी वोट उनके साथ जुड़ गए, चंद्रशेखर हार गए। हारने के एक और पीछे कारण थे। चंद्रशेखर उस समय अपनी पार्टी थी और ये आश्वस्त थे कि बलिया सीट जो है मेरा खुद का सीट है, मैं यहां तो चुनाव जीत ही लूंगा। और ये संपूर्ण देश में प्रचार प्रसार चुनाव प्रचार में लग गए। और चौधरी जी अपने क्षेत्र में जन जन तक लोगों से और वार्तालाप करते रहे। उन्होंने एक ही बात कहा कि आपने चंद्रशेखर को तो बहुत बार मौका दिया है, एक बार हमें भी मौका दीजिए। और वैसे सिचुएशन में चंद्रशेखर की गैरहाजिरी ने चंद्रशेखर जी को हारने पर मजबूर कर दिया। आप यूं कह सकते हैं कि चंद्रशेखर उस समय तक ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। तो पदयात्रा किया। इस पदयात्रा में ये एक बड़े सोशलिस्ट लीडर के रूप में उभरे। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो प्रतिष्ठा थी, इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। और 1990 में बीपी सिंह की जगह पे खुद प्रधानमंत्री बने। उसके पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, फिर उसके बाद में ये प्रधानमंत्री बने। और इनके बाद में आपको ज्ञात ही होगा पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो 64 से लेकर 2004 तक का जो इनका राजनीतिक सफर रहा है ना, उसमें बार बार जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में लगभग ये 2 बार स्टार्टिंग के राज्यसभा और फिर उसके बाद में लोकसभा के ये सदस्य रहे, एक चुनाव को अगर छोड़ दे तो। और इनके मृत्यु उपरांत इनका जो बलिया सीट है, पैतृक सीट जिसको कहा जाता है, वह सीट फिर इनके पुत्र ने चुनाव लड़ा और वहां से आज भी सांसद हैं इनके पुत्र। तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि ये वो चंद्रशेखर थे जिनसे इंदिरा जैसे प्रधानमंत्री सामना करने से बचना चाहती थी। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने बाल ठाकरे को धमकाया था। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने सांसद और राज्यसभा में बार बार रहने के बावजूद कोई मंत्री पद नहीं दिया और बना तो सीधा एक प्रधानमंत्री बना। यानी सड़क से संसद और संसद से सीधा प्रधानमंत्री, बीच का कोई पद नहीं। तो ऐसे गणिमाई व्यक्ति श्रद्धेय चंद्रशेखर जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका कर्म, उनका क्षेत्र और उनका जो साहस था, आज युवा नेता जितने हैं उनको फॉलो करते हैं। और ये एक सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया, जेपी, क्योंकि जेपी से ये काफी प्रभावित थे, नरेंद्र देव को अपना गुरु मानते थे। तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश के बाद में अगर सोशलिस्टों में नाम आता है तो चंद्रशेखर का आता है। ये बहुत बड़े सोशलिस्ट थे और इनके जो उत्तराधिकारी अगर सोशलिस्ट के तौर पे देखे तो ये जो सबसे ज्यादा मानते थे वो थे लालू प्रसाद यादव। तो फिर कभी अगली कड़ी में अन्य सोशलिस्टों के साथ हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।